हाय एवरीवन। आज हम मिले हैं टू डिस्कस इम्पोर्टेंट टॉपिक इन 10 मिनट्स और आज का हमारा टॉपिक है मिसेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट, जहां हम ये देखेंगे कैसे इन दोनों ने ये प्रूव किया कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होगा। बट इस टॉपिक पे जाने से पहले याद रखना, ये टॉपिक 12th सीबीएसई बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक नीट के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। और एक चीज, वेदांतु लेके आया है वेदांतु ऑनलाइन टैलेंट एग्जाम, जो 28 मार्च को एक पहला सेशन ऑलरेडी हो चुका है। अप्रोक्सीमेटली 13 लाख बच्चों ने वो एग्जाम दिया था। If you are not among those 13 lakh, the next chance is coming on 4th April. So please register yourself for Vedantu Online Talent Exam. Reason क्या था? क्योंकि आपको इन डेप्थ परफॉर्मेंस एनालिसिस मिलेगा, स्कॉलरशिप मिलने का चांसेस है, डेली चैलेंजेस जीतने का चांसेस है, एंड यू कैन ऑल्सो विन अ ट्रिप टू नासा। इसी के साथ वापस आते टू, if you want to join the crash course with Vedantu, that is physics, chemistry, bio, तीनों का complete syllabus, the fees is 10,000 rupees. But if you apply the coupon code BMCC, तो आपका फीस हो जाएगा 6,000। कैसे अप्लाई करना है? तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वो लिंक पे जाइए, आपके पास एक पेज ओपन होगा, अपने डिटेल्स फिल कीजिए। जब आपके पास फीस देने का चांस आएगा तो वहां पे नीचे कॉलम होगा टू अप्लाई कूपन कोड, और कूपन कोड क्या अप्लाई करोगे? BMCC। अब क्वेश्चन ये था क्यों क्यों ले हम क्रैश कोर्स, तो हमने बोला क्रैश कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल होगा क्योंकि वो आपके नीट के स्कोर को बूस्ट अप करेगा, है ना। नीट मेन सिलेबस, ठीक है, 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट सिलेबस 120 सेशंस में सॉल्व होने वाला है। प्लस अगर आपके पास ढेरों डाउट है तो 8 AM to 11 PM आप डाउट्स ऐप पे अपने डाउट्स पूछ सकते हो। नेक्स्ट आपके पास 10 फुल टेस्ट होंगे, 10 पार्ट टेस्ट होंगे, एवरी संडे कंटिन्यूस टेस्ट होंगे आपके पास, तो कंटिन्यूस एक प्रेशर रहेगा पढ़ाई का। नेक्स्ट यू विल ऑल्सो हैव ट्रिक्स एंड टिप्स, ताकि आप और अच्छे से नीट के कंसेप्ट याद कर पाओ। एंड अनदर थिंग, यू विल हैव अ चांस टू इंटरैक्ट विद टीचर्स लाइक मी और योर मास्टर टीचर्स, बिकॉज इट्स अ 2-way इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म। अब इसी के साथ जाते हैं टू द पॉइंट, क्रैश कोर्स कब शुरू हो रहा है, तो अच्छे से डेट मार्क करो, इट्स ऑन 5th April, द क्रैश कोर्स स्टार्टिंग ऑन 5th April। एंड क्या कूपन कोड अप्लाई करोगे? यस, यू विल अप्लाई BMCC एज द कूपन कोड। अब कमिंग टू द पॉइंट, हम और आप मिले हैं ऑन अ चैनल नोन एज वेदांतु नीट मेड इजी, तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, हिट द बेल आइकन एंड टर्न द नोटिफिकेशन टू ऑल। इतना ही नहीं, तो अब शुरू कर रहे हम मिसेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के पीछे का रीजन क्या था, क्या जरूरत थी एक्सपेरिमेंट करने की, और क्या कहना चाहते थे ये लोग इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ये देखते हैं। बहुत से बच्चों को ना ये एक्सपेरिमेंट बहुत डिफिकल्ट लगता है, बट इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। हाँ, इस पे नीट के क्वेश्चन जरूर बनते और इस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। नेक्स्ट अब शुरू करते कि क्या हुआ था, कैसे सिलसिला शुरू हुआ मिसेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट का। वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 में डीएनए का स्ट्रक्चर प्रपोज किया। उसी टाइम पे उन्होंने रेप्लिकेशन का एक स्कीम भी प्रपोज किया। बोले वी हैव नॉट फॉरगॉटन, ठीक है, वो हमारे नोटिस से बाहर नहीं है कि जब हम डीएनए का स्ट्रक्चर आपको प्रपोज कर रहे हैं, आपको बता रहे, तो ये कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग डीएनए कॉपी मैकेनिज्म को भी बताएगा। Clear? It will suggest a possible copying mechanism for how the DNA will copy, how the DNA will replicate. ऐसा बोल दिया वॉटसन एंड क्रिक ने। 1957 में डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीटली हमको पता चल गया। अब उस टाइम पे हमारे सामने क्वेश्चन ये था कि डीएनए कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट कर रहा है, सेमी कंजर्वेटिवली कर रहा है, या फिर बिल्कुल भी कंजर्वेटिव नहीं था। तो इसी चीज को आंसर देने के लिए हमने क्या देखा, अकॉर्डिंग टू वॉटसन एंड क्रिक का स्टेटमेंट, उनके हिसाब से डीएनए के पास 2 स्ट्रैंड होते हैं, दोनों स्ट्रैंड खुल जाएंगे, ओपन होंगे, सेपरेट होंगे और वो टेम्पलेट की तरह काम करेंगे, और दोनों स्ट्रैंड के लिए एक नया स्ट्रैंड बनाया जाएगा। सो अब हमको डॉटर डीएनए में क्या दिखेगा, एक ओल्ड स्ट्रैंड और एक न्यू स्ट्रैंड। जब डॉटर डीएनए में एक मम्मी पापा में से ओल्ड स्ट्रैंड आया है और एक नया स्ट्रैंड है, मतलब इट इज सेमी कंजर्वेटिव। डीएनए कंजर्व तो हुआ है लेकिन आधा, क्योंकि 2 स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड नया था और एक स्ट्रैंड पैरेंटल था। तो ऐसे कंजर्वेशन को हम क्या बोलेंगे? सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। अब ये सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन बोल तो दिया, हाइपोथेसिस तो दे दिया, बट एक्सपेरिमेंट का क्या, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस का है, ये था हमारे सामने सवाल। और वॉटसन एंड क्रिक के पास कोई एविडेंस नहीं है।
तब जाके हमारे पास एविडेंस अलग अलग ऑर्गेनिज्म से आना शुरू हो गया। मतलब बहुत से लोगों ने, किसी ने बैक्टीरिया पे परफॉर्म किया, किसी ने प्लांट पे परफॉर्म किया, किसी ने ह्यूमन सेल्स पे परफॉर्म किया, अलग अलग जगह पे ये एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म होने लगे। सबसे पहला जो सबसे ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेड है, दैट्स 1958 में दो इंसान, मैथ्यू मिसेल्सन एंड फ्रैंक स्टाल। 1958 में इन दोनों ने क्या दिया? इन दोनों ने हमको एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया यूजिंग अ बैक्टीरिया नोन एज इकोलाई। अब इकोलाई को क्या किया गया? इकोलाई के डीएनए रेप्लिकेशन को पढ़ने के लिए उसको एक नाइट्रोजन कंटेनिंग मीडियम में ग्रो किया। सिंपल। अब सबसे पहले हम हमारे थ्योरी का बेस बना लेते, फिर हम वो इमेज पे जाएंगे। सबसे पहले हमको क्या याद रखना है? इकोलाई इज अ बैक्टीरिया। ठीक है, इकोलाई एक बैक्टीरिया है, सिंगुलर है तो बैक्टीरियम है। सो इकोलाई बैक्टीरियम है। इकोलाई को डिवाइड करने के लिए, ठीक है, एक सेल से, मतलब एक सेल को दो सेल बनने के लिए, डिवाइड करने के लिए लगते हैं 20 मिनट्स। ये दूसरा फैक्ट जो हमको पता होना चाहिए। अगर आप लैब में इकोलाई को ग्रो कर रहे हो तो आपको उसको क्या देना पड़ेगा? न्यूट्रिएंट मीडियम। सिंपल। अब मेसेल्सन एंड स्टाल ने भी यही किया, दो न्यूट्रिएंट मीडियम बनाए। एक ऐसा न्यूट्रिएंट मीडियम जिसमें NH4Cl अमोनियम क्लोराइड ऐड किया, जिसका जो नाइट्रोजन था वो N15 वाला था, मतलब हेवी वाला नाइट्रोजन। और दूसरा न्यूट्रिएंट मीडियम ऐसा बनाया जिसमें जो NH4Cl था उसका नाइट्रोजन लाइट वाला नाइट्रोजन था। याद रखना, रेडियो एक्टिव नहीं है, सिर्फ हेवी एंड लाइट आइसोटोप्स है। सिंपल। सो एक हेवी आइसोटोप N15, एक लाइट आइसोटोप N14। तो दो न्यूट्रिएंट मीडियम बनाए गए। एक में NH4Cl था जिसमें 15N वाला हेवी नाइट्रोजन डाला था, दूसरा NH4Cl था जिसमें लाइट नाइट्रोजन डाला था। ऐसे दो अलग अलग बीकर थे। सबसे पहले हमने ई कोलाई को इसमें डाला, हेवी नाइट्रोजन वाले में, और फिर हमने इंतजार किया उसके मल्टीप्लाई होने का। हर 20 मिनट में वो डबल होगा, डबल होगा, डबल होगा, तो हर 20 मिनट में डबल हो रहा है। काफी दिन रखे हमने, 3 4 5 दिन। तो आपको क्या दिखेगा? इतने सारे सेवरल जनरेशन जा चुके हैं, बिकॉज हर 20 मिनट में एक जनरेशन पास हो रहा है। सोचो अगर 3 दिन के लिए भी रख लिया तो कितने सारे जनरेशन पास हो जाएंगे। इतना सारा जनरेशन पास हो गया कि अब वो जो इकोलाई था उसके अंदर का डीएनए कंप्लीटली N15 कंटेनिंग था। ठीक है, तो N15 कंटेनिंग डीएनए आ गया। कब? हमने बोला काफी दिन बाद या फिर काफी जनरेशन बाद। अब आपने इसी इकोलाई को ट्रांसफर किया, किस में ट्रांसफर किया? NH4Cl वाले मीडियम में। और अब आप क्या करोगे? हर 20 मिनट, आफ्टर एवरी 20 मिनट्स आप उसका सैंपल निकाल के चेक करोगे। सिंपल। यहां तक समझा? अब देखते हैं आगे क्या क्या हो रहा है। तो अब देखो, हमारे पास सबसे पहले कौन था? इकोलाई। इकोलाई के पास क्या था? डीएनए। ठीक है, इस इकोलाई के सेल को, ठीक है, ये बाहर वाला सेल है और ये उसका डीएनए। इसको आपने काफी जनरेशन तक कहां रखा था? N15 कंटेनिंग मीडियम। सिंपल। हमारे पास बहुत सारे बैक्टीरिया थे, हमने थोड़े से बैक्टीरिया लिए, उनके सेल में से हमने डीएनए आइसोलेट कर लिया। सिंपल। तो सेल में से डीएनए आइसोलेट किया और इस डीएनए को एक स्पेशल डेंसिटी ग्रेडियंट टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, जहां हमने सीजियम क्लोराइड का डेंसिटी ग्रेडियंट बनाया हुआ था। अब जब आपने सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट में इसको डाल दिया और फिर इसको सेंट्रीफ्यूज किया, इसमें डालने के बाद आपने इसको क्या कर लिया? सेंट्रीफ्यूज। तो आपको क्या दिखेगा? एक स्पेसिफिक जगह पे डीएनए जाके बैंड बनाता है। सो दिस इज नोन एज हेवी डीएनए बैंड। तो हेवी डीएनए बैंड बन गया। ठीक है, अब सारे सेल तो आपने नहीं डाले थे इधर, कुछ सेल्स अभी भी जिंदा थे। तो जो सेल्स अभी भी जिंदा थे उनको आपने कहां डाल दिया? उनको आपने N14 कंटेनिंग मीडियम में डाल दिया। सो अब ये जो मीडियम था इसमें N14 था, लेकिन आपका इकोलाई का डीएनए कैसा था? N15। तो ये था सेल और ये था उसका डीएनए, N15 कंटेनिंग डीएनए। क्योंकि आपने उसको N14 वाले मीडियम में डाला है, व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? तो हमने बोला जितना भी नया डीएनए ऐड होगा वो सारा N14 वाला होगा। तो डीएनए के ओरिजिनल स्ट्रैंड्स ऐसे सेपरेट होंगे, पैरेंटल डीएनए दो अलग और जो नया वाला डीएनए बना वो यहाँ।
सिंपल। वो ब्लू वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? N15 जो नया बना था वो। जो रेड वाला था वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पुराना वाला डीएनए जो पैरेंटल था। इसका मतलब सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन होगा, लेकिन कब दिखना चाहिए ये आपको? आफ्टर 20 मिनट्स। अब आपने क्या किया? इन सेल में से डीएनए को आइसोलेट कर लिया, तो आपको क्या दिखेगा? दो आपको डीएनए मिलेंगे, दोनों में एक एक स्ट्रैंड आपको कैसा मिलेगा? हेवी, और एक एक स्ट्रैंड लाइट। सिंपल। अब जब आप इसको फिर वो टेस्ट ट्यूब में डालोगे और आपने चेक किया सीजियम क्लोराइड में इसका ग्रेडियंट कहाँ मिला, पहले वाला काफी नीचे था, यहाँ पे ये आपको इन बिटवीन कहीं मिल रहा था। इसको हम बोलेंगे इंटरमीडिएट। सिंपल। तो ना आपको हैवी बैंड मिल रहा है ना आपको लाइट बैंड मिल रहा है, इंटरमीडिएट बैंड मिलेगा। और अगर इसको आपने इसी सेल को आपने और 20 मिनट्स दे दिया तो क्या होगा? तो हमने बोला तो सेपरेशन कुछ ऐसा होगा, ये एक हैवी और ये एक लाइट। सिंपल। जो नया बनेगा वो कौन सा होगा? N14 वाला। सो N14 वाला नया बन गया। तो अब मुझे क्या मिलेगा? एक लाइट बैंड और एक इंटरमीडिएट। सिंपल। दिस इज व्हाट यू विल फाइंड। अब इसी के लिए हमारे पास आता है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। अब अगर इसको अच्छे से देखोगे, ये सेम चीज हमने अभी अभी पढ़ा। सैंपल 0 मिनट पे लिया आपने, N15 वाला मीडियम, हेवी बैंड मिल गया पैरेंटल डीएनए। फिर आपने 20 मिनट्स बाद सैंपल ले लिया तो उसमें आपको इंटरमीडिएट डीएनए मिलेगा क्योंकि वो फर्स्ट जनरेशन का था। फिर आपने 40 मिनट्स के बाद लिया तो आपको इंटरमीडिएट डीएनए के साथ साथ एक लाइट डीएनए का बैंड भी मिलेगा। सिंपल। दैट वॉज एज इजी एज इट इज। दिस प्रूव्स कि पैरेंटल डीएनए का एक ही स्ट्रैंड डॉटर में जाता है और एक स्ट्रैंड नया बनता है। इसको हम बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। और ये रहा उसी के बेसिस पे एनसीईआरटी का डायग्राम, जहां रेड वाला डीएनए इंडिकेट्स हैवी डीएनए, ग्रीन इंडिकेट्स लाइट डीएनए। तो पहले दोनों भी स्ट्रैंड हैवी, फिर एक हैवी और एक लाइट, और फिर ये देखो ये पूरा लाइट, ये इंटरमीडिएट। सिंपल। नेक्स्ट, ये चीज सिर्फ प्रोकैरियोट में प्रूव की गई थी इन इकोलाई। अब हमको चाहिए था यूकैरियोट का कोई तो एविडेंस, और वो हमको किसने दिया? इन्होंने। क्या नाम है इनका? ही इज नोन एज जे हर्बर्ट टेलर। जे हर्बर्ट टेलर ने एक प्लांट यूज किया नोन एज विसिया फाबा, ऑल्सो नोन एज फाबा बीन्स। तो फाबा बीन्स जो आपको यहां दिखेगा उसको या विसिया फाबा यूज किया, प्लस जैसे वहां पे पता है हेवी नाइट्रोजन यूज किया था, इसमें क्या यूज किया? रेडियो लेबल थाइमिडीन। रेडियो लेबल थाइमिडीन यूज किया और ये देखा कि क्रोमोसोम्स में जब पहले रेडियो लेबल थाइमिडीन बिल्कुल नहीं था, फिर हमने उसमें रेडियो लेबल थाइमिडीन डाल दिया, तो आपको क्या दिखता है? हाफ द क्रोमोसोम विल हैव रेडियो लेबल थाइमिडीन और हाफ में नहीं होगा। दिस क्लियरली सेज दैट आफ्टर रेप्लिकेशन आधा क्रोमोसोम रिटेन होता है और आधा वाला नया बनता है। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। Yes. So now, if you want the PDF notes of all possible sessions, all updates with respect to session, join the Telegram group. Telegram group के लिए link आपको नीचे description box में मिलेगा. And till that, stay tuned with Vedantu NEET Made Easy. I repeat, like, share and subscribe. Bye.